पढ़ा है इसलिए अभी जो हमने मैटर भेजा था तो समझ में आ जाएगा हमने क्या पढ़ा है। जो आवाज आ रही है? जी मैम। अपना सिलेबस ओपन करो जरा 6 लेवल वाला, वो बस हमें इतना बताओ किसने क्या पढ़ा। आपने जो बजट है वो 6 यूनिट का था। 6 यूनिट का ही था साइकोलॉजी का मनोविज्ञान, जो हमने पढ़ाया था उसी को और शॉर्ट में करके दिखाया था इस पे। चलो अब एक छोटा सा करो सर आराम से। दिव्या एक बार सिलेबस हमको शेयर करो इसमें, बस स्क्रॉल करते जाना, हम जब बोलते जाएंगे बस स्क्रॉल करते जाना, पढ़ाएंगे नहीं केवल हम देखेंगे। मैम एक मिनट रुक जाइए मैम, अभी सिलेबस शेयर कर रहे हैं। जी मैम एक मिनट कर। जो आपने भेजा था जी जो जिसको हमने अभी इस पे हाँ लो हाँ शेयर किया था जी मैम वो दिखाओ। जी मैम। मिस्त्री जी की ड्रेस जो है वो इतनी बढ़िया है, इसकी तारीफ करना थोड़ा सा संभव लगेगा रियल में। आज के समय में इतनी सुंदर सी ड्रेस जो शायद ही कभी कभी दिखे। हमारे ये वाले पोस्टर आ गया है लहंगा ओढ़ने वाली, बहुत सुंदर सी है, पता है कितना एक तरीके से एक सलीके से दिखती है। लोगों को लगता है ना कि कपड़े अगर सही सलीके से पहनेंगे तो सुंदर नहीं दिखेंगे, सही सलीके से पहनने पे सच में सुंदर लगते हैं। चलो ये हमने देखा, ये सब हम लोग कल देख चुके थे, ठीक है। इसको हम 3 से 4 बार पढ़ा भी चुके हैं। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है। सब लोग अपना अपना माइक म्यूट करें, सभी माइक म्यूट करेंगे। फिर योग की मन के विज्ञान के रूप में परिभाषा क्या है। योग चित्त मन की वृत्तियों को नियंत्रित करने और उन्हें रोकने की निरोध की कला है। ये क्या है, योग जो हम लोग पढ़ते हैं ना, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। और हमने कई, हम क्या सभी लोग जानते हैं जो मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, अपना जो योग दर्शन है वो पूरा मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक भी है मनोवैज्ञानिक भी है, और उसको हम लोग अपने ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट। योग में मन या चित्त की प्रकृति क्या है, तो इसको देखते हैं। जो हमारा मन चित्त जिसको बुद्धि से कनेक्ट करते हैं, और आगे देखेंगे। पर यह है कि इसको अभी थोड़ा सा बस एक एक बार सरफेस लेवल पे पढ़ लेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा कि हम लोग योग से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी तो हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो और आगे कर दो दिव्या। योग एक मिनट ऊपर इससे थोड़ा सा लेंगे। योग में मनोसामाजिक वातावरण, ठीक है। मनोसामाजिक, मन और का समाज पर क्या इफेक्ट आ रहा है, मनोसामाजिक वातावरण कैसे बन रहा है, जिसमें हम लोगों के यम आते हैं, सामाजिक है और मनोसामाजिक जो मन से कनेक्ट हो रहा है। योग में मनोविकार या चित्त की अवस्था के समाधान कहाँ कहाँ है। योग में मनोविकार या चित्त की अवस्था के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो कारण एक बार देख लीजिए। योग में मानसिक विकारों का मूल कारण पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, वासना और संस्कार को बताया गया है। और आगे करेंगे। फिर उद्देश्य ऊपर देखा। फिर योग मनोविज्ञान की आधुनिक जीवन शैली में उपयोगिता। इसमें क्या करें, जो भी मनोविज्ञान है इसमें योग को जोड़कर दिखा देंगे। और ऊपर करेंगे, ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। और ऊपर करते जाएंगे और करेंगे दिव्या। और मनोविज्ञान, हाँ एक मिनट रुक जाएंगे। मनोविज्ञान के अनुसार मन की परिभाषा, हाँ ठीक है, मन की परिभाषा देख लेंगे। सिगमंड फ्रायड हम लोगों ने कल देखा है। फिर लिबर के अनुसार, आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक मन, ये सिगमंड फ्रायड को देखते हैं। मन से तात्पर्य व्यक्तित्व के उन कारकों से होता है जिसमें जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, तथा जो अमर व्यक्तित्व में संगठन पैदा करके हमारे व्यवहारों को
वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करता है। तो मन से तात्पर्य क्या है? व्यक्तित्व के उन कारकों से होता है जो हमें हमारे आंतरिक, जो हमारे क्या बोलेंगे, इमोशंस हैं, उनके साथ एक तादाद में बिठाएगा और फिर जिस वातावरण में हम रहते हैं वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। या ये कहते हैं कि आंतरिक और बाह्य दोनों का समन्वय मिलकर हमारा व्यवहार परिलक्षित होगा, दूसरों के सामने प्रतीत होगा। फिर है आधुनिक विज्ञान के अनुसार, आधुनिक विज्ञान में मन और आत्मा को एक ही माना गया है। आधुनिक जो विज्ञान है वो क्या कहता है? मन और आत्मा एक ही है, जबकि जो हमारा इंडियन फिलोसफी है वो क्या कहता है? आत्मा का एक अंश के रूप में देखा जा रहा है। तो आधुनिक विज्ञान में मन और आत्मा एक ही माना गया है और उसे जैविक रूप से परिभाषित किया गया। मन मस्तिष्क से अलग कुछ भी नहीं है। मन का मस्तिष्क से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मनोविज्ञान को दिखाया जा रहा है या पढ़ रहे हैं हम लोग। मन जो है मस्तिष्क की, मन कहाँ रहता है? मस्तिष्क में। मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इंद्रिय ग्राहत, एकाग्रता, व्यवहार, परिज्ञान, अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा है या प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण कर, ज्ञातव्य जो कुछ हम जानते हैं या जानने वाले हैं, ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। ये मस्तिष्क का कार्य है। आगे देखेंगे, ये वो वाले पॉइंट्स हम देखना चाहेंगे जहां पर, और इसको स्क्रॉल करते जाएंगे। और इसका ये लगभग हम लोगों ने पढ़े, ये एक बार जिनको देखना, जिनको याद नहीं हो वो देख लें। फिर हम देख रहे हैं, ये हम लोगों ने कल ही देखा था, सिगमंड फ्रायड का एक कल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, आकारात्मक मॉडल, तथ्यात्मक मॉडल। इसमें हमने इड, ईगो, सुपर ईगो भी देखा था और हमने क्या देखा था? कॉन्शियस के लेवल जो है हमारे, या चेतना की 3 अवस्थाओं को देखा। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। सबसे जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस क्या है? जब हम कोई बात पूछेंगे तो आप रिकॉल करके बताएंगे, याद करके बताएंगे। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? जो कि हमें बिल्कुल ध्यान नहीं है और उसके वो सब संस्कारों के आधार पर अनकॉन्शियस माइंड हमारे संस्कारों को निर्मित, जो जैसे संस्कार होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि इसको कितना भी व्यक्ति को समझा लो, इसकी हैबिट चेंज ही नहीं होती। तो ये क्यों नहीं चेंज हो रही? क्योंकि ये वाली जो हैबिट्स हैं, जो उसकी चेंज नहीं हो रही है या कुछ भी प्रयास करे उन चीजों को बदल नहीं पा रहा है, तो वो सब क्या है? वो संस्कारों का हिस्सा, चाहे वो अच्छी हैबिट्स हो या वो हमारी गलत हैबिट्स हो। फिर देखेंगे और आगे जाएंगे, इसको सब पढ़ ले ना आप इसमें, क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं इसे। फिर हमने देखा था सिगमंड फ्रायड के अनुसार, एक मिनट है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार देखा था मन को 3 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है, इड, ईगो, सुपर ईगो। और आगे देखेंगे, फिर देखा था व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ जो हम लोगों ने कल देखा था, लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया, मुखौटा। व्यक्ति जैसा मुखौटा पहन लेता है वैसे वो दिखाई देने लगता है, या वो शेर का मुखौटा पहने तो शेर जैसा बिहेव करने लगता है। लेकिन उसका जो बिहेव है, मतलब जो उसका मुखौटा है, वो उसके व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है। अब वो अंदर क्या सोच रहा है और या उसके फेस पे क्या आ रहा है, ये उसकी एक कंडीशनिंग भी हो सकती है और एक उसका बाय नेचर भी हो सकता है, दोनों ही चीजें यहाँ पर। फिर मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषाएं, आल्पोर्ट के अनुसार कल हम लोगों ने देखा था, आइजेक के अनुसार समाजशास्त्र के विश्वकोश के अनुसार, समाजशास्त्र के विश्वकोश के अनुसार केवल देख लें, कोई परिभाषाएं आएंगी नहीं आपकी, आल्पोर्ट जरूर आ सकते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं व्यक्तित्व के व्यवहार में के कुल योग के रूप में, यदि हम कहें तो क्या कहेंगे, जिसमें दृष्टिकोण, भावनाएं, विचार, आदतें, क्या क्या व्यक्तित्व में हमारे समाहित है, ये नोट करना चाहे अपने सिलेबस में तो कर लिए। एक दृष्टिकोण होगा, क्योंकि व्यवहार हम जो भी करेंगे उसमें दृष्टिकोण हमारा जैसा होगा वैसा व्यवहार करेंगे। जैसे हमारी भावनाएं होंगी वैसा व्यवहार करेंगे। जैसे हमारे विचार होंगे, हम सोचते हैं वैसा ही व्यवहार करेंगे। हम सोचते बहुत बेईमानी की चीजें हो और हम सोचे कि जब बोले तो ईमानदारी की बात बोले, संभव। सोचते बहुत ईमानदारी की चीजें और हम सोचे कि बेईमानी की बातें हम बोल पाए, शब्द बोल पाए, नहीं बोल सकते।
क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग हो गई है इंटरनल। अब वो एक्सटर्नल क्या होना, केवल उसको एक्सप्रेस करना है। फिर हमारी आदतें, अब ये सबके पीछे क्या क्या है, हमारा है हमारे संस्कार भी है। जो बहुत अच्छी आदतें हैं या जो बहुत बुरी आदतें हैं वो हमारे संस्कार का कारण बनती है। फिर व्यवहार और लक्षण में शामिल है। दृष्टिकोण, भावनाएं, विचार और आदतें ये हमारे व्यवहार और लक्षण में शामिल है। व्यवहार का यह पैटर्न एक व्यक्ति के लिए विशेषता है। फिर मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, किसने किसने मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? क्रिस्मर के अनुसार स्थूलकाय, छोटे भारी शरीर, गोल मटोल, खुशमिजाज। क्रिस्काय, दुबले पतले, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा जल्दी आएगा। वात प्रकृति वालों को बस देखते देखते गुस्सा आ जाए। पुष्टिकाय, सुडौल मांसपेशियां और शरीर समायोजित करने वाले, क्योंकि पुष्ट का मतलब है बैलेंस बिठा लेंगे। विशालकाय, इसमें उपरोक्त सभी गुण आते हैं। विशालकाय में सब सम्मिलित हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। फिर है शेल्डन के अनुसार क्या, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। फिर वही जो एंडोमॉर्फी है वो स्थूलकाय हो गए। मेसोमॉर्फी है वो हमारा क्या हो गया, ऊपर से क्लेसमर, ये एक बार मैचिंग आ चुका। क्लेसमर के अनुसार क्या होगा, पुष्टकाय हो गया। फिर एक्टोमॉर्फी वो क्रिस्काय हो गया। इसके बाद फिर देख रहे हैं मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर। तो युंग के अनुसार क्या है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी और उभयमुखी। कल हमने बोला था ना, ये तीन ही है। कभी कभी दो लिख देते हैं क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो दो दिख रहे होते हैं, इसमें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, तो इसलिए पता नहीं चलता है। जिनके अनुसार तीन ही हमारे व्यक्तित्व के प्रकार हैं, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। बहिर्मुखी सामाजिक और आशावादी लोग, अंतर्मुखी व्यक्तित्व आत्म केंद्रित, रूढ़िवादी, अकेलापन, शर्मिला स्वभाव वाले लोग। उभयमुखी, इनमें व्यक्त उपयुक्त दोनों प्रकार के व्यक्तित्व का समन्वय होता है। फिर हमने देखा था आइजिक के अनुसार अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, स्थिरता, नीरसता, मंदता जिसमें आ रहे हैं। फिर मनोविकृति, पराअहम की क्रियाएं, ये देख लेंगे सब लोग। ठीक है, सब वही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा किसके अनुसार शब्दावली क्या है, किन्होंने किस वर्ड में या किन वर्ड्स में जो हमारा वात पित्त कफ है उसको व्यक्तित्व में दिखाया है। एक और हमने पढ़ा था हिप्पोक्रेटस के अनुसार, ठीक है, वहां से शुरुआत हुई थी। फिर और आगे देखेंगे, तो ये सब आपका रिवीजन में इसको देखना है। फिर है योग के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार और व्यक्तित्व विकास की विधियां। तो यहाँ पे सांख्य योग, अब ये हम लोग वैसे देखें तो दोनों को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको इतनी जरूरत नहीं है फिलहाल में, वो बस वही लोग करें जो लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो योग में व्यक्तित्व का अर्थ है, सांख्य योग में देखते हैं प्रकृति पुरुष, उपनिषदों में आत्मा को केंद्र बिंदु माना गया है, वैदिक दर्शन में मानव शरीर की संरचना के विषय में बताया गया है। फिर हम लोग और जितना जाते जाएंगे, श्रीमद् भगवद गीता जहाँ पे भी जाएंगे, सब में जितना वेद वाले चीजें, वहां प्रकृति और पुरुष का कॉन्सेप्ट, प्रकृति का मतलब, प्रकृति क्या है, आशावादी है, और आत्मा जो है वो निराशा। तो ब्रह्म ज्ञान, निराशावादी का मीन्स हो गया ब्रह्म ज्ञान की जब बात करेंगे, तो ये सब लोग निराशावादी को ऐसा लगता है नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं। निराशा का मीन्स हो गया कि जिस व्यक्ति ने प्रकृति का पूरा सदुपयोग किया है, संसार के जीवन का पूरा सदुपयोग किया है, वो व्यक्ति आत्म केंद्रित होने लगे। बोलेंगे मिश्र जी? मैम जो 25 तत्व बताए गए हैं ना, उनमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत और 5 तन्मात्र जिस तो ये हो गए। इसके अलावा बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन, 4 ये हो गई। ये कौन सा है? किसको याद है पूरा ये चार्ट? वैसे आते हैं मैम, अच्छे से पता नहीं। एक मिनट रुको, नहीं कोई बात नहीं। किसको अपना प्रकृति का चार्ट पूरा याद है? अंजू आप अगर बोलोगे तो और बोलो, और रुक जाओ, अंजू के आवाज क्लियर ना हो। और कोई बोलेंगे? बोलिए मीता मैम। हाँ, मैम बिल्कुल वॉइस सही है। आ रही है? आपके से शोर बहुत आ रहा होगा शायद, आ तो नहीं रहा है। नहीं कोई नहीं, सुनाई दे रही पूरी बात। मैम सांख्य दर्शन के हाँ, अनुसार योग दर्शन, सांख्य दर्शन, किसी के भी अनुसार बताइए। एक ऐड कर देंगे लास्ट में। ठीक है मैम, सबसे पहले ओके।
प्रकृति, फिर उसके बाद महत या बुद्धि, फिर अहंकार। अहंकार के 3 पार्ट हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में है मन है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया। सात्विक में दोनों प्रभावित रहता है, और तामसिक में पहले है पंच तन्मात्राएं और फिर पंच महाभूत। ये किसके तत्व थे? ये किसके एलिमेंट्स है? ये हमारे प्रकृति सांख्य दर्शन। इसमें क्या है? सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की बात कर सकते हैं, ठीक है, आत्मा जिसको कहा जा रहा है, तो वो 25 तत्व हो गए। और जब योग दर्शन की बात करेंगे तो इसमें एक तत्व और जोड़ देंगे, प्रकृति के 24 तत्व, पुरुष हो गया जिसको आत्मा के रूप में जान है, और पुरुष विशेष हो गया जिसको ईश्वर की संज्ञा। ठीक है विशेष जी, अभी आपको चार्ट किसी से शेयर करा दे। हेलो मैम, प्रकृति जुड़ जाएगा। अब बोलो मिश्री जी, क्या बोल रहे? ऐसे बोल रही हूँ मैम, एक प्रकृति जुड़ जाएगा, इसमें सब 25 हो जाएंगे। हाँ, प्रकृति के 24 हो गए पूरे तत्व, ठीक है, और पुरुष जोड़ेंगे तब 25 होंगे। तो ये किसके अनुसार हुए? सांख्य दर्शन के अनुसार। और यही पूरा 25 तत्व में केस में एक तत्व और जोड़ देंगे, पुरुष विशेष। पुरुष विशेष का अर्थ है ईश्वर। तो जब वो जोड़ देंगे तो वो किसके अनुसार हो जाएंगे? योग दर्शन के अनुसार। जो कामाख्या सर का हमने पीडीएफ भेजा था उसमें पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक, तो वो आपके पास है। चलिए, अब हम लोग योग दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार को नहीं देखेंगे, और आगे देखेंगे। और दिव्या आगे कर लो। यहाँ पे ये जो सिलेबस पूरा बना है ना, ये बना है सुरेश वर्णवाल सर की बुक के अनुसार। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस को। 1 मिनट, हाँ, अब अपने सिलेबस को देखेंगे इसमें, ठीक है। अब इन लोगों का इतना ही था पार्ट, केवल जो क्लेश समर वाला था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और कुछ जो डेफिनेशन थी वो इम्पोर्टेंट। वैसे अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग इन लोग के एग्जाम के अनुसार जो इनका सिलेबस है उसमें थोड़ा सा अलग है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, कल हम लोगों ने देखा था अनुवांशिक वातावरणीय व्यक्तित्व के विकास के विभिन्न रूप और अवस्थाएं देखी। एक बार दिव्या कल वाला सिलेबस को पढ़ लो, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ाया था, उनका पढ़ रहे थे, यूंग के अनुसार भी पढ़ा था, फ्रायड के साथ साथ यूंग को भी पढ़ा। 1 मिनट करते हैं। रुको हो यार, मितम संवेदन, प्रत्यक्षण, अवधान, स्मृति, अधिगम, ये वाला आपके पास पूरा पीडीएफ बना, वो चार्ट बना हुआ है जिसको हमने समझाया है। किसके पास है? मोनिका मैम लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है, इसके मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। और जो हमने एक वो बनाया था डायग्राम और उसके अंदर रखा था, वो है कि नहीं है? जिसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसके पास भी अगर सही बना हुआ हो तो शेयर कर देना। बस रुकेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये वाला देखना। आज अब हम लोग देख रहे हैं व्यक्तित्व के विकास को कैसे देख रहे हैं सिगमंड फ्राइड के अनुसार। फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या दो दृष्टिकोण फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या दो दृष्टिकोण से की है। पहला दृष्टिकोण इस बात पर बल डालता है कि वह व्यक्तित्व बाल्यावस्था के भिन्न भिन्न तरह की अनुभूतियों द्वारा नियंत्रित होते हैं या होती है, तथा दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार जन्म के समय लैंगिक ऊर्जा बच्चों में मौजूद होती है, जो विभिन्न मनोलैंगिक अवस्थाओं से होकर विकसित होती है। फ्रायड ने इन दूसरे दृष्टिकोण को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहा है। ये व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है।
फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की 5 अवस्थाएं क्रम से निम्नलिखित है। मुख पृष्ठ, गुदावस्था, गुदावस्था है, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था और जननेन्द्रिय अवस्था। ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं। इसमें एक पॉइंट इनकम्प्लीट दिख रहा है। मुखावस्था क्या है? जन्म से लेकर 1 साल तक का है। फिर गुदावस्था क्या है? ये है 3 साल तक के बच्चों में। फिर लिंग प्रधान अवस्था आ जाती है। उसके बाद फिर जो लिंग प्रधान गुदावस्था है ये है 1 से 3 तक के बच्चों में। फिर लिंग प्रधान अवस्था ये जा रही है 3 से 5 की तरफ जा रही है। फिर अव्यक्त अवस्था ये टीनेज की तरफ जा रही है और जननेन्द्रिय अवस्था जो है ये फिर हमारे टीनेजर्स में जा रही है, जो हमारे बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश। तो ये क्या है? इनके अनुसार जो लैंगिक मनोलैंगिक है, जो मनोलैंगिक विकास है बच्चों के व्यक्तित्व में या जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनमें इसको बता कि मुख पृष्ठ का मीन्स हो गया उनको हर चीज, कोई भी चीज को मुख में रखना ही अच्छा लगता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि एक बच्चा जन्म लेता है और वो फीडिंग करता है तो वो मुख पृष्ठ अवस्था में जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे एक छोटा बच्चा अपने ही चीजों से वो खेलता है। अगर वो पैंटी नहीं पहने हैं, कुछ नहीं करे तो वो देखना वो अपनी ही चीजों को ऐसा समझ ले कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे में थोड़ा सा डिफरेंट है, या उसको कुछ ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत सोच रहा है, लेकिन वो उसका एक टाइम होता है सब चीजों का जब विकास हो रहा होता है बच्चों का। ये किसके अनुसार? सबके अनुसार नहीं, ये सिगमंड फ्राइड के अनुसार। ठीक, अपना इंडियन फिलोसफी इनसे बाहर काम करता है। इंडियन फिलोसफी में क्या कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं यहाँ 5 साल के बच्चों में पूर्ण विकास करने की संभावना है। बच्चे कैसे भी हो बस उन्हें एक उचित वातावरण उपलब्ध करा दिया जाए। तो अपने इंडियन फिलोसफी में ये कॉन्सेप्ट काउंट है। बोलेंगे मीता मैम? मैम अव्यक्त अवस्था जननेन्द्रिय अव्यक्तावस्था वो होगी कि जब अपनी बात को पूरा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो प्री टीन में चले जाते। जब हम लोग टीन एज को काउंट करते हैं तो कैसे कैसे काउंट करते हैं? टीन एज कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 13 to 19। ये प्रॉपर टीन एज है। ठीक है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इससे पहले क्या है? प्री जो है वो है 8 to 12। वो 8 to 12 है। अब इसका अभी आपको 2-3 चीजें हैं। एक कर दे रहे हैं ये लैंगिक अवस्था। ये अपना नोट्स हम जैसा इसमें डालेंगे उसको वैसे ही अपना नोट करना, चाहना नोट कर लेना। ठीक है, वो बना हुआ है इसको शेयर कर देंगे। एक लैंगिक अवस्था है जो ये डाल देंगे। और कौन सा है आपका? कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्योंकि बहुत सिंपल सा, इसको सब पढ़ के रख लेंगे। फिर है संवेदन प्रत्यक्षण अवधान अधिगम, इसको भी डाल देंगे। ये हम तीनों नोट्स आपको शेयर करेंगे। ठीक है, और इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतने दिन से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं तो इसको आप कर लेंगे। और बस ये ध्यान रखिए किसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं और किसके बारे में बात की जा रही है। तो ये हमने जो ये 5 अवस्थाएं पढ़ी है किसके अनुसार पढ़ी है? विकास के क्रम में सिगमंड फ्राइड के अनुसार। और जननेन्द्रिय अवस्था जहाँ आ गए ये हमारे पूरा टीनेज में आ गए, किशोरावस्था। नेक्स्ट जाएंगे कार्ल रोजर्स व्यक्तित्व का जो सामर्थ्यिक सिद्धांत है। कार्ल रोजर्स और मैस्लो, दो लोग हैं। जब इन लोगों का व्यक्तित्व के जो व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे वो थोड़ी थोड़ी सी चीजें चेंज होती जाएंगी। अब सिगमंड फ्राइड और युंग की जो सोच है उससे ये लोग थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं। कार्ल रोजर्स का सिद्धांत घटना विज्ञान या सामर्थ्यिक शास्त्र के नियमों पर आधारित है। सामर्थ्यिक शास्त्र क्या है इसको देखते हैं हम लोग, जिसमें व्यक्तित्व की अनुभूतियां, भावों और मनोवृत्तियों तथा उनके अपने बारे में या आत्मन के बारे में आत्मन शब्द आ गया। ठीक, अब यहाँ ये इंडियन फिलोसफी से कार्ल रोजर्स और मैस्लो ये सब इंडियन फिलोसफी से प्रभावित लोग हैं। अपने बारे में या आत्मन के बारे में तथा दूसरों के बारे में व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। रोजर्स के सिद्धांत को मानवतावादी आंदोलन के अंतर्गत पूर्णता माना जाता है, इसलिए इनको सामूहिक सिद्धांत कहा गया है। और वैसे इनका क्या है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है जो मानवतावादी सिद्धांत पर काम करता है।
रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत को आत्म सिद्धांत या व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत भी कहलाता है, क्योंकि हम लोग क्या है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो किसमें हम आगे बढ़ जाते हैं, आत्म केंद्रित होने लगते हैं। आत्म केंद्रित का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आत्म केंद्रित का मीन्स है कि हम लोग मनोविकारों से ग्रस्त हो रहे हैं। आत्म केंद्रित का मतलब है अब अपने आप में एक जागृत अवस्था में इसमें इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कार्ल रोजर्स का जो मानवतावादी सिद्धांत है, व्यक्तित्व के स्थायी पहलू कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व की गतिकी क्या है, व्यक्तित्व का विकास क्रम क्या है। थोड़ा सा सिगमंड फ्रायड से भी कनेक्ट होगा, बाकी कुछ पार्ट इंडियन फिलोसफी से भी जुड़ा हुआ। आगे देखेंगे व्यक्तित्व का स्थायी जो पहलू उसको देखते हैं और आगे देखेंगे। बस ठीक है, अब आते हैं हम लोग वापस, ये यहीं तक था। चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे सबके बारे में, हमने देखा कि किसके किसके बारे कितने लोग हैं, केवल अपने आप से नाम काउंट कर दो कि कितने लोगों का हम व्यक्तित्व पढ़ा, जितने लोग थे यहीं तक व्यक्तित्व को हमें देखा। सब लोग अपना अपना बोलेंगे। जो मेन उन्होंने वर्क किया है वो कितने लोग हैं, कल भी हमने बताया था और आज भी अभी कुछ लोगों को ऐड किया है। मैम 8 है। जो 8 हैं वो हैंड रेज करें, जिनको 8 से अधिक लग रहा है वो हैंड रेज करें, नहीं तो फिर 8 वाले बोलेंगे कौन कौन से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है व्यक्ति, किसने सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में बात की है। मैम हिपोक्रेट से स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड। फिर क्रेशर, शेल्डन, यूंग, आल्पोर्ट, फ्रीडमैन, रॉसनमैन, मैस्लो, सिगमंड फ्रायड और कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, मैस्लो एक ही okay. जैसे सिगमंड फ्रायड और यूंग है, वैसे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स हैं, गुरु और शिष्य, टीचर और स्टूडेंट वाला यहाँ पर रिलेशनशिप। और इसमें जब हम लोग वैसे बात करेंगे तब हिपोक्रेटस से स्टार्ट किया, फिर हम लोग किसको लेंगे, आल्पोर्ट को लेंगे। आल्पोर्ट को लेना पूरे ध्यान से, स्टार्ट यहीं से हो रहा है। उसके बाद फिर हम प्रॉपर जब आएंगे तो कहाँ लेंगे, सिगमंड फ्रायड से स्टार्ट करेंगे। सिगमंड फ्रायड का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत डीप में पढ़ें, क्योंकि कोई ऐसा आज तक पेपर नहीं है जहाँ सिगमंड फ्रायड का 1 या 2 क्वेश्चन ना आए, चाहे वो मैचिंग में ले, चाहे वो कहीं से भी जोड़े, चाहे वो नेगेटिव मोड में पूछा जाए क्वेश्चन या पॉजिटिव मोड में पूछा जाए, लेकिन आता जरूर है। क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी में सिगमंड फ्रायड को हटा दो तो कुछ भी नहीं है, इंडियन फिलोसफी में श्रीमद् भगवत गीता और योग दर्शन हटा दो कुछ भी नहीं। तो ये अब ध्यान क्या रखना है, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट है, पूरा नहीं मतलब 1% कनेक्ट है, 1 to 5%, तो वो कौन है, 2 लोग, मैस्लो और कार्ल रोजर्स, 2 लोग, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम क्या, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मानवतावादी सिद्धांत पर काम। और इन्हीं में जब एक और अपना साइकोलॉजी का क्वेश्चन कनेक्ट होता है कि जो हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं, उसमें चौथी अवस्था को साइंटिफिक व्यू में किसने प्रेजेंट किया है। तो ऐसे तो वेद इतने से सबका चलेगा, वैसे किसका आएगा, महर्षि अरविंद का प्रॉपर में, क्योंकि उनका योग का जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उनका इसी पर बेस्ड है। जो सावित्री एपिक महाकाव्य लिखा गया है वो चेतना की 4 अवस्थाओं पर ही लिखा गया है कि व्यक्ति चेतना की 4 अवस्थाओं में जीता है। चौथी अवस्था वो अवस्था है जहां पर सब कुछ संभव है, लेकिन जब वो इन तीनों से बाहर होगा, मतलब इन जो स्टार्टिंग की 3 अवस्थाएं हैं उनसे डीप में जाए, फोर्थ अवस्था, और जितने व्यक्तित्व को पूरा बदलने की संभावना किस उस पर है, चेतना के स्तर में है, चौथे, पूरे व्यक्तित्व को बदलने का, जो बोलते हैं ना अपने इंडियन एक जाति से दूसरी जाति में जाना,
वो है पराचेतन। और सबसे जितने हमारे संस्कार हैं अच्छे बुरे, वो कहाँ पर है? अनकॉन्शियस। तो हम लोग बदलाव कहाँ तक ला सकते हैं? सबकॉन्शियस तक कर सकते हैं। अनकॉन्शियस पे काम करना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये इतना आसान नहीं है कि हम लोग ऐसे कर लें। चलिए, तो ये हम लोग ने पढ़ा किसके बारे में? पूरे व्यक्तित्व को देख रहे थे। और जो हमारा मनोविज्ञान है वो शुरू कहाँ से होता है? एक स्टिमुलस होगा और एक उसका रिस्पॉन्ड होगा। उस रिस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग हम हमारा परसेप्शन डिजाइन करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्या होगा? स्टिमुलस होगा। फिर जैसा स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग हम मैसेज परसीव करेंगे। फिर हमने जो मैसेज परसीव किया है उसके अकॉर्डिंग ही हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये क्या है? ये मनोविज्ञान का आधार है। अब मनोविज्ञान है क्या? कि मन को कैसे साइंटिफिक तरीके से हम यूज करते हैं, ये है मनोविज्ञान। अब इसमें कुछ नाम और भी है, कुछ कुछ चीजें हैं जो इसके में अभी नहीं आ रही है, वैसे है स्मृति चले भी जाए। तो इसमें एक बुद्धि लब्धि का सिद्धांत है। अब देखो इसमें काम क्या क्या करके रखने हैं। जिसके पास भी मैटर है, वैसे मेरे समझ से नीता मैम के पास भी प्रॉपर मैटर होगा, मोनिका मैम के पास, ठीक? वरना मैम देख लेना। 2-3 चीजों को अभी क्लास ओवर हम करेंगे और अभी आप भेजोगे ग्रुप में, ताकि एक अपना रिवीजन लेंगे। किसको किसको करना है? एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक पूरा डायग्राम बनाना है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कौन कौन से पॉइंट्स है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अच्छा, जीन पियाजे ने क्या थ्योरी दी है? बोलेंगे उनका? मैम जीन पियाजे द्वारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का है, उसमें 6 पॉइंट्स हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अटेंशन, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग। ये क्या है हमारे? इसके में हमने मैम ये 5 हुए या 6 है ये? 6 होने चाहिए। अटेंशन है, मैम मेरे पास लिखा है परसेप्शन, अटेंशन, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। और भी कोई पॉइंट है इसमें? नहीं, एक मेमोरी होना एक चाहिए, मेमोरी है कि नहीं है? लेकिन वो इंटेलिजेंस में ही कनेक्ट हो जाएगा, मेमोरी वाला पार्ट। ठीक है, वो जहाँ इंटेलिजेंस है उसी में ब्रैकेट में कर लीजिए, वो उसी में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 6 ही पॉइंट्स है केवल। अब आते हैं इसमें, देखते हैं एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पूरा आपको डायग्राम में दिखाना है कि वो, और ये ध्यान है देखो, जो हमारा जैसे अभी हम लोग बोलेंगे कि मनोविज्ञान में मनोविज्ञान किसका पार्ट है? वैसे तो हम लोग बोल दें तो नर्वस सिस्टम हो गया डायरेक्ट, ठीक? नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। लेकिन जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आप नर्वस सिस्टम को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कनेक्ट करेंगे? कॉग्निटिव साइकोलॉजी किससे कनेक्ट करेंगे? ब्रेन से। अब डायरेक्ट वो ब्रेन पर मैनिपुलेशन हो रहा है कि हमको कोई भी स्टिमुलस दिया जाएगा तो ब्रेन वहां वर्किंग में आएगा, एक्टिवेट होगा। ये नहीं कि हमको कोई भी स्टिमुलस दिया गया और हम सो रहे हैं तो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक, मतलब जब ब्रेन प्रॉपर एक्टिवेट होगा वो क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। मतलब जैसे अभी हम लोग सो रहे हो, अभी नर्वस सिस्टम तो सोने पर काम करता है कि नहीं करता है? प्रॉपर करता है, लेकिन ब्रेन काम नहीं करता। ठीक, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है। मतलब संज्ञान का मीन्स हुआ जब हम एक दूसरे को जान और समझ रहे हैं। तो अब हमने आपने हमसे कुछ पूछा या हमने आपसे कुछ पूछा, तो ये क्या होगा? तो अब ब्रेन उसको हमने कहा कि 2+2 इज इक्वल टू, तो आपने जस्ट बोला 4। तो ये क्या हो गया? मेरा क्वेश्चन था, स्टिमुलस था, आपका उसमें रिस्पॉन्ड के थ्रू आपने परसेप्शन जो आपने लिया, फिर रिस्पॉन्ड किया। तो ये सब क्या हो? ब्रेन में एक मैनिपुलेशन चल रहा है। तो वो जो ब्रेन का मैनिपुलेशन है वही हमारी कॉग्निटिव। हमने कहा ध्यान से पढ़ेंगे, तो ये ध्यान से पढ़ना आपको लगता है कि ध्यान से लेटेंगे तो सोते समय में याद रहेगा? सोते समय अगर हम कहें कि ध्यान से सोएंगे, रहेगा याद? आप नहीं रहेगा। तो इसलिए वो ब्रेन का पार्ट है और वो अवेकनिंग पोजीशन। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? अवेकनिंग पोजीशन में काम करती है, जब हम एक दूसरे से पूरी परिचित अवस्था में, जागृत अवस्था में बैठे, तब कॉग्निटिव साइकोलॉजी काम करेगी। अदरवाइज जो साइकोलॉजी है वो भी काम करेगी, लेकिन नहीं तो फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जरूरत ही नहीं थी, केवल साइकोलॉजी बोल देती।
तो जो हमारा नर्वस सिस्टम उसकी भी एक साइकोलॉजी है। मान लो हम दिन में या कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है बहुत परेशान है और किसी चीज को वो लैकिंग फील कर रहा है। लैकिंग का मतलब सपोज वो किसी चीज को पाना चाहता है या किसी व्यक्ति से बहुत अटैच्ड है। आप देखना रात में जब वो सोएगा व्यक्ति तो वो क्या करेगा, पेट के बल लेट जाए। पेट के बल जो लोग लेट जाए आप समझ लेना उनको प्रेम की बहुत आवश्यकता है। ठीक, तो ये क्या है, ये साइकोलॉजी हमें बता रही है। लेकिन ये साइकोलॉजी सोते समय भी बता रही है, पर ये साइकोलॉजी आपकी कौन सी साइकोलॉजी नहीं होगी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी तब होगी जब हम जागृत अवस्था, जब हमारा ब्रेन किसी चीज को मैनिपुलेट कर पाए तब हम उसे बोलेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब बताएंगे कि दोनों क्लियर है, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में दोनों साइकोलॉजी कनेक्ट होगी, लेकिन नर्वस सिस्टम में साइकोलॉजी कनेक्ट होगी लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो, क्योंकि साइकोलॉजी तो पूरे टाइम काम करेगी नर्वस सिस्टम के साथ, लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी तभी काम करेगी जब हम अटेंटिव मोड में। चलिए, तो ये वाला आज एक पार्ट कंप्लीट करके देंगे। अच्छा, स्मृति मेमोरी कितने प्रकार की है? टाइप्स ऑफ मेमोरी बोलेंगे मीता मैम? अंजू ने बोला है पर क्लियर नहीं है। मीता मैम बोलेंगे। सांवेगिक, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। हम सांवेगिक, अल्पकालीन। एक होती शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक होती एपिसोडिक मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मीन्स हो गया, अभी हम लोग खाना बना रहे थे, कोई बात किसी ने कहा कि इसको ऐसे डालना है, जीरे को धनिया को ऐसे डालना है, वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगी। खाना बन गया, खा लिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है कि कुछ काम ही ऐसे हैं जिनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है। ठीक है, जो हमारे बड़े टास्क है वो सब लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट होंगे। एपिसोडिक मेमोरी होती है जैसे हम लोग सीरियल देखते हैं, मान लो हम लोग ने महाभारत देखी थी, तो महाभारत क्या है, एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, रामायण क्या है, एपिसोडिक मेमोरी में आता है। मीन्स उस एक एक पार्ट देख। क्या चीज मिश्री? इनके नाम हिंदी में बताओ। अब मिश्री जी हमको आप ही की आवाज नहीं सुनाई दी, मौसम के कारण अभी भी सुन। अच्छा, हिंदी में, हिंदी में एक अल्पकालीन मेमोरी है, शॉर्ट टर्म है, एक दीर्घकालीन मेमोरी है, और कोई ढूंढ के हमको बताओ जरा एपिसोडिक मेमोरी को हिंदी में क्या कहेंगे, वो ध्यान नहीं आ रहा, एकदम प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे पास नोट में, एपिसोडिक का हिंदी वर्ड नहीं है। होगा क्या? एपिसोडिक का कुछ अच्छा सा हिंदी वर्ड है, वो इंग्लिश में बोलते तो याद नहीं है, बोलेंगे तो। मैम ये विषयक विषयक स्मृति करके लिखा हुआ है मैंने, एपिसोडिक शब्दार्थ विषयक। हाँ, वो विषयक मेमोरी का मीन्स हो गया एक विषय से दूसरा विषय जुड़ा हुआ है। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है, हमको पता होता है कि अब हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा आज इसमें अगर युद्ध शुरू हुआ है तो कल क्या होगा इसमें। ठीक, तो विषयक में जाएगा, मतलब एक के बाद दूसरा जो एपिसोड आने वाला है वो उसी से कनेक्ट करेगा। अब बाकी प्रॉपर अभी जो इसमें मनोविज्ञान प्रासंगिक लिखा हुआ है, प्रासंगिक। उसको आप प्रासंगिक कहें, विषयक कहें, वो सब एक। ठीक है, उसका मतलब ही है कि एक प्रसंग से दूसरा जुड़ा होगा, एक विषय से दूसरा जुड़ा होगा, ये है एपिसोडिक मेमोरी। चलिए अब देखते हैं इसमें संवेदन हो गया, जो हमारा स्टिमुलस, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, सबका अलग अलग होगा, सिचुएशन एक, परसेप्शन अलग अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी। फिर अवधान क्या है हमारा, अवधान किसको बोलेंगे, अटेंशन। अटेंशन हो गया। अवधान, अटेंशन जब भी बोला जाएगा तो अटेंशन का मतलब है कि हम सामान्यता जैसे बैठे हैं उससे कुछ स्पेसिफिक बैठे। ठीक? मान लो हम लोग सिंपल पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, फिर उसी में हमसे कहा गया कुछ कि आप ध्यान से पढ़ें, बी अटेंटिव। तो अब हम क्या करते हैं, सब कुछ वही है, जहाँ है सब कुछ वैसे ही पढ़ रहे हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन हम बिल्कुल अटेंटिव मोड में, मतलब कि थोड़ा सा पहले से अलर्ट हो गए, वो हो गया अटेंशन। फिर है हमारा स्मृति, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, मीन्स मेमोरी। अब इसके बाद देख रहे हैं अधिगम। अधिगम क्या है हमारा, लर्निंग है।
लर्निंग दो तरह से होती है। एक होता है कि पूरे जीवन सीखते हैं और एक होता है कि एक स्पेसिफिक प्लेस में सीखते हैं। तो ये कौन, इसका एग्जांपल कौन देगा? जैसे हम लोग ने कहा कि हम लोग, एक व्यक्ति 80 इयर्स ओल्ड है, वो भी कह रहे हैं कि हम आज भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक सीखना पूरा जीवन चलता है और एक सीखना केवल हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एजुकेशन का पार्ट है। जैसे अभी हम लोग स्टैट्स या रिसर्च पढ़े, ठीक है, और वो रिसर्च हमारा लेबोरेटरी का पार्ट हो, अब ये क्या बोलेंगे? तो ये तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा एजुकेशन। अब किसी को एमए पास करना है तो वो क्या होगा, वो उसका एजुकेशनल पार्ट होगा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, पूरी तरीके से लिटरेट हैं, वो भी पूरे जीवन सीख रहे हैं। तो क्या है, एक ज्ञान जो हम पूरे जीवन सीखते हैं और एक ज्ञान कौन सा है, जो हमारे एजुकेशन का पार्ट। तो जो हमारे सर्टिफिकेट डिग्री इनके साथ जो चीजें कनेक्ट होती हैं वो सब एजुकेशनल हमारे किस में आते हैं, लर्निंग में आते हैं। बाकी जो जीवन पर्यंत सीखा जाता है वो एक अलग है। तो जब हम लोग सीखने में दो चीजें हैं कि जब हम लोग पूरे जीवन सीखते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति किसी का एक्सपर्ट ही हो सकता है एक चलते चलते एक बच्चा ही कुछ ऐसा बोलकर चला जाए कि हमें सिखा दे कुछ, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक है कि लेबोरेटरी में कुछ हमको सिखाना है, या हमने कहा कि भ्रामरी प्राणायाम इतने फ्रिक्वेंसी में करेंगे, इतने टाइम करेंगे तो इसका ये रिजल्ट होगा। तो ये किसका पार्ट होगा, ये एजुकेशन। तो जब एजुकेशनल टीचिंग होगी तो वहां पर तीन लोगों का होना जरूरी है। किसका किसका होना जरूरी है, टीचर, टीचिंग और स्टूडेंट्स। और जो अदर टीचिंग है, हमारी टीचिंग से जो होल लाइफ चलती है, इनमें किसी का होना आवश्यक नहीं है। मतलब एक व्यक्ति जरूर होगा लेकिन कोई भी किसी से सीख ले। हम लोग पेड़ पौधों से सीख लेंगे, ठीक है, हम लोग जानवरों से सीख ले, मतलब जो भी सिचुएशन होगी वहां पर अच्छा होगा बुरा होगा उससे हम सीखेंगे, चाहे वो अच्छे से सीखे या बुरे से। तो ये किसका पार्ट था हमारा, ये अधिगम का पार्ट। अभी लेकिन इसको ऐसे नहीं मानना, ये तो हम एक वो है ना, हम जो ब्रीफली ऐसे पढ़ाते हैं, किसी का एक इंट्रोडक्शन दिया, जो इंट्रोडक्टिव पार्ट हुआ वो पढ़ाया। अब जिनके पास ये पूरा हो मैटर, वो आज ही ग्रुप में शेयर कर देना, अदरवाइज फिर हम अपना मैटर शेयर। लगभग किसके किसके पास है ऑनेस्टी से, जिसको याद है कि है, नहीं हो तो फिर इतनी मेहनत नहीं करना, फिर हम अपना स्किल्स पर, जिनके पास हो वो अभी से बोल दो, तो फिर हम सोने से पहले दे देंगे, नहीं है तो फिर आप दे दो। मैम है तो सही, पर अभी मेरे पास है नहीं, लिखा हुआ तो है मेरे पास। पता चले कि हम सो जाओ फिर आप लोग रह जाओ, ठीक है। तो फिर अभी हम क्लास के बाद अभी दूसरी शुरू होगी तो हम इसके साथ देंगे, ठीक है। उससे क्या करेंगे, बस अभी जो पढ़ाया है उसके साथ उसको नोट कर लो, क्योंकि ये चीजें कुछ बहुत टफ नहीं है। बस इनको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, किसका अर्थ क्या है और किसके द्वारा ये दिया। फिर इसके बाद मैम हम लोग, हाँ बोलेंगे। मैम वो बुक के लिए बोला था, मैंने आपको मैसेज में डाला था, वो बुक सही है या नहीं, वो प्रैक्टिस। ये बताओ वो बुक आ गई है मिश्री जी आपकी? वो मैम जो लिंक पे डाला था वो वाली मिल नहीं रही। मैंने दूसरी डाली थी ना, आपके पास वो वाली मिल रही है, हाँ तो वो ले लेके सही है क्या? अभी बस हमने इसको अंदर नहीं देखा कि सारे इसमें सॉल्व क्वेश्चन है कि नहीं है, ये बताओ। अंदर तो हमने नहीं देखा, ऑनेस्टी से हमने नहीं देखा। मैम वो आई नहीं अभी तक, ऐसे पूछी, वो मंगवा लेके सही है क्या? अब मैम वो एक प्रीवियस ईयर वाली बुक पीवाईक्यू की बुक है क्या? नहीं वो क्या बोलते हैं मित्र में एक नई बुक आई है, वो हमने अभी अभी देखी नहीं, आप लोगों के पास किसी के पास, या फिर हम किसी को भेज दें तो देख लेना, किसी के पास हो तो बता सकते हो कि सही है कि गलत है। बाकी हमने उस बुक का अभी जो टाइटल जो फ्रंट है मैम वो पिक्चर शेयर कर दीजिएगा तो चेक कर लेंगे एक बार। मिशी जी ग्रुप उसको में ना डाल दूंगी मैं। आप शेयर कर दो, ठीक, अभी जस्ट ग्रुप में शेयर कर दो, सब एक बार देख लेना उसको, ठीक है। वो अभी नई बुक का है क्योंकि मेरे पास उसका पहले सबने उसको नहीं देखा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक बार 2 मिनट आगे हो गया, बस 1 मिनट में अपनी बात करते हैं कि कितने लोगों की यूनिट कितनी है। देखो एक सरल पढ़ो और एक टफ, और माइंड को कुछ ना बोलो, बस इतना बोलो नेट के लिए 100% रेडी है, ठीक, और कुछ ना कहो, और कुछ ना बताओ, नहीं तो उसको माइंड को बहुत टफ लगने लगेगा। कुछ भी नहीं बताना, बस नेट निकालना है, इतना बताओ, ठीक है। तो हम कितनी उम्मीद करें, लास्ट वाली यूनिट, देखो लास्ट वाली यूनिट्स के लिए कुछ ना करो, खाना बना कर रखो, खा लो,
सारा फोन ऑफ कर दो अपना, और उसके बाद 4 घंटे बैठ जाओ एक जगह। जो 4 यूनिट लास्ट की हैं, उनमें तो कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप ऑनेस्टी से बैठ जाओ तो आराम से 4 घंटे में कंप्लीट करके रखो। बाकी के लिए तो आप अपना एफर्ट लगा रहे हो। अब हमें ये बताओ, ये 4 यूनिट किसकी हम समझे कि कंप्लीट है? मैम अभी तक तो फर्स्ट और 6 यूनिट ही है। फर्स्ट हुई है और 6 यूनिट चल रही है ये अभी। और एक हमने नोट्स आपको शेयर कराया था, वो पातंजलि कोर्स वाली, हाँ वो हो गया। एक अभी अंजू ने आपको फिर शेयर किया था, अभी रिसेंट में किया है कि नहीं? एक बार देखिए मिश्री जी, करवाया हमने, अंजू को भी बोला। तो जिनके पास है आप, लेकिन मिश्री जी पहले जितना अभी हमने भेजा उसको करो, ठीक है? उसको करने का पूरा मन बनाओ, और फिर ये अगर नहीं भी भेजा, अंजू हमको आवाज ही नहीं सुनाई दी। अच्छा एक काम करना, वो मिश्री आपको जो 7th 8th 9th 10th है, इसका मैटर भेज देंगे। अगर अंजू ने एक का भेजा है तो ये तीनों का भी भेज देंगे। तो अब मीता मैम बोलेंगे और अंजू, मोनिका मैम। कल संडे है, आज अपना एक मन बना के रख लो कि मैं चारों को करके ही आराम करेंगे। देखो करना तो वैसे ही है, तो हमें लगता है इतना सब सोचने में क्या है, सब हटाओ एक किनारे रखो, फोन को पूरा ऑफ कर दो, और जिसको जो कहना है वो तो सब कह ही लेंगे, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे तो सब हमें बिल्कुल आंखों में बिठा लेंगे, ये तो है नहीं। तो इसलिए सब चीजों को पता है, एक चीज जब भी कुछ पढ़ना लिखना हो ना, तो कुछ थोड़ा सा, एक मीता मैम ने एक वर्ड बोला था, ढीठ बुद्धि बनना पड़ता है, ठीक? वो सही वर्ड, कुछ बनना ही पड़ता, नहीं तो आप नहीं पढ़ सकते। फिर तो आप लगेगा इसके भी भले बन जाए, उसके भले बन जाए, अपना रिजल्ट नहीं निकाला तो अपने भले नहीं बने, सबके भले बन जाए। इसलिए सब उससे हम एक उम्मीद करेंगे ईमानदारी से, कल सुबह 4 बजे उठोगे, 3 बजे उठो। अभी कुछ काम तैयार करके रखना, कल का पूरा एक टारगेट ले लो कि हमें 7th 8th 9th 10th यूनिट एनी हाउ कंप्लीट। एक बार संकल्प के साथ बैठेंगे तो फिर आप कर ले जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सरल सी यूनिट है। जिसको जिसको लगे पढ़ना में, आप भी देख लो, कम से माइंड तो फ्रेश हो ही जाएगा, क्योंकि एक चैलेंज सामने होता है ना, तो छोटे छोटे जो चीजें खराब लग रही होती है, सब उसी में डिसॉल्व हो जाएगी जाके, ठीक है? सब लग जाएगा, सब फ्रस्ट्रेशन खत्म। जिसको बहुत दुनिया में शिकायत दिखने लगे, मन पूरा पर्दे में लगा दो, सारी शिकायत खत्म हो, ठीक? तो इसलिए आराम से सब करेंगे, अब शांति पाठ करेंगे, हम पूरी उम्मीद के साथ हैं कि सब करेंगे, ठीक? ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठस्तु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, stretch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम।